छात्रों, आज हम ध्रुव स्वामिनी नाटक की चर्चा करेंगे और उसके परिवेश के साथ साथ ही उसके उद्देश्य की भी चर्चा करेंगे। यह जानने का प्रयास करेंगे कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का परिवेश क्या रहा और इस नाटक का उद्देश्य आखिर क्या है। नाटक की कथा वस्तु जिस देश काल से संबंधित हो, उसका चित्रण नाटक की स्वाभाविकता एवं रोचकता के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। नाटक के पात्रों की वेशभूषा, उनके संवाद, उनके नाम, क्रियाकलाप सभी कुछ देश काल के अनुरूप ही होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं तो वह नाटक एक सफल नाटक नहीं हो सकता है। नाटक में आने वाले स्थानों के नाम, घटनाएं आदि सभी 2-3 घंटे की अवधि में प्रस्तुत हो सकें, ऐसा उसमें प्रयास किया जाना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक में हमें यह देखना है कि इनमें परिवेश चित्रण का किस सीमा तक ध्यान दिया गया है। तो सबसे पहले हम राजनैतिक परिवेश की चर्चा करेंगे और इसके विषय में जानेंगे। जयशंकर प्रसाद कृत नाटक भारतीय इतिहास के गुप्त काल से संबंधित है। समुद्रगुप्त के बाद आमात्य शिखर स्वामी के षड्यंत्र से चंद्रगुप्त के स्थान पर विलासी रामगुप्त को राज सिंहासन पर बिठा दिया जाता है। उन दिनों राजवंशों में कुचक्र चल रहे थे। अधिकांश राजा विलासी और कुलीन हो गए थे। ऐसा ही राजा रामगुप्त हुआ। सकराज के आक्रमण की घटना से ये सिद्ध होता है कि उन दिनों भारत पर विदेशियों के आक्रमण शुरू हो गए थे। रामगुप्त संधि करने के लिए अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को सकराज के पास भेजने को तैयार हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि उन दोनों हिंदू राजा अपने पौरुष से हताश हो चले थे तथा उसमें आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना लुप्त हो चुकी थी। इसके बाद अब हम सामाजिक परिवेश की बात करेंगे। ध्रुव स्वामिनी और मंदाकिनी सबको खरी खोटी सुनाती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उन दिनों नारियों को सामाजिक स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त हुआ, परंतु राजाओं की विलासिता प्रिया के कारण नारियों के समक्ष अनेक समस्याएं थीं। अंतापुर में हिजड़ों और बौनों की उपस्थिति से स्पष्ट होता है कि समाज विलास प्रिय और प्रमादी हो गया था। सकराज द्वारा ध्रुव स्वामिनी की मांग
तथा सामंतों के लिए स्त्रियों की मांग करना ये सिद्ध करता है कि उन दिनों स्त्रियों को पशु संपत्ति के रूप में उपहार देने की प्रथा प्रचलित रही है। पुरुष चरित्रहीन थे तथा बहु विवाह प्रचलन में था। नारियों का एक वर्ग ऐसा था जो जागरूक था और पति के अत्याचार के प्रति विरोध के लिए तत्पर रहता था। इसके बाद अब हम धार्मिक परिवेश को देखेंगे। गुप्त काल में सनातन धर्म प्रबल था। हिंदू धर्मशास्त्र का ज्ञाता पुरोहित एक सामान्य व्यक्ति था। वह अपनी बात को स्पष्ट कह सकता था। उसके निष्कर्षों को राजा, मंत्री आदि सबको मानना पड़ता था। धर्म के प्रति लोगों का दृष्टिकोण प्रगतिशील व उदार था। जब पुरोहित रामगुप्त को ध्रुव स्वामिनी का पति होने के अधिकार से वंचित करता है, तब प्रतीत होता है कि आधुनिककालीन मनीषी धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या कर रहा है। नक्षत्रों द्वारा पड़ने वाले शुभ अशुभ परिणामों के प्रति लोगों में विश्वास ज्योतिष ज्ञान की ओर संकेत करता है और साथ ही अंधविश्वास की ओर भी। इसके पश्चात अब हम ध्रुव स्वामिनी का मूल उद्देश्य की बात करेंगे। प्रसाद जी के नाटक केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि किसी विशेष उद्देश्य को लेकर लिखे जाते हैं। भारत की सांस्कृतिक चेतना का पुनरुत्थान उनका विशेष उद्देश्य रहा है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में उन्होंने भारतीय सामाजिक जीवन की सबसे प्रमुख समस्या विवाह को स्पष्ट किया है। नाटककार की दृष्टि में स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वास पूर्वक अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। विवाह का ये रूप ही नारी और पुरुष के सामाजिक जीवन के लिए मंगलकारी है। यदि विवाह के बाद नारी और पुरुष के संबंध मधुर नहीं रहते, तो ये स्थिति व्यक्ति और समाज दोनों के लिए घातक होती है। ऐसी स्थिति में जबकि पुरुष नारी जाति के अधिकारों का हनन करता है, उस पर अत्याचार करता है, धर्मशास्त्र नारी को क्या संरक्षण प्रदान करते हैं? पुरुष के शोषण से नारी जाति की मुक्ति के लिए क्या व्यवस्था प्रदान करता है? आदि समस्याओं को नाटककार ने अपने नाटक में उठाया है और अंत में समाधान प्रस्तुत किया है। स्त्री चाहे तो ऐसे पति को त्याग कर दूसरे पुरुष से पुनः विवाह कर सकती है। धर्मशास्त्र उसे निसंकोच पहले पति से मुक्ति की व्यवस्था प्रदान करते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक का यही मूल उद्देश्य रहा है और कथावस्तु
और समस्त पात्र इसी एक नारी जीवन की समस्या से गुथे हुए दिखाई देते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक वस्तुतः नारी पर पुरुष जाति के अत्याचार और उससे मुक्ति की कहानी है। इस रूप में ध्रुव स्वामिनी की रचना निश्चय ही एक महत् उद्देश्य को लेकर हुई है। उद्देश्य की दृष्टि से भावभूमि अत्यंत सशक्त है। इसमें हमारे वर्तमान सामाजिक जीवन को निखारने और संवारने का तेजस्वी स्वर मुखरित हुआ है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आलोच्य नाटक में तत्कालीन परिवेश का सफल चित्रण किया गया है। नाटक पढ़ते समय प्रतीत होता है कि हम गुप्त काल में ही बैठे हुए हैं। नाटक में प्रस्तुत पात्रों की साज सज्जा, उनका युद्ध कौशल, उनका दृश्य विधान, उनके संवाद तत्कालीन परिवेश के अनुकूल प्रतीत होते हैं। अतः परिवेश चित्रण तथा उद्देश्य दोनों ही दृष्टियों से जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया ध्रुव स्वामिनी नाटक एक सफल और एक उत्तम नाटक ठहरता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।